नमस्कार। आज के इस अंक में जानेंगे गूगल का ओरिजिनल नाम क्या था और समझेंगे कि पानी में डूबी हुई छड़ी हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। साथ ही आपको बताएंगे कि मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं और उसका दांत टूटने पर ऐसा क्या होता है जो असाधारण है। जानिए चींटियां अपने घर का रास्ता क्यों नहीं भटकती और कुछ खास बातें इस अद्भुत मछली के बारे में। जानेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक दिलचस्प व विलक्षण तथ्य और बताएंगे कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे और ये भी बताएंगे कि उनके बचपन का नाम क्या था। एक और दिलचस्प जानकारी होगी समुद्र के नमकीन पानी में तैरते आइसबर्ग यानी हिमखंड के स्वाद के बारे में। ऐसे ही अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों जवाबों एवं जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका जीके बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सरल व रोचक अंदाज में सीखिए जनरल नॉलेज और विस्तार से जानिए हर सवाल का जवाब। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले आज का फोटो क्विज। इस मछली को पहचानिए। 1 जेलीफिश, 2 साल्मन, 3 शार्क, 4 स्टारफिश। ये स्टारफिश है। जी हाँ, कहा तो इसको स्टारफिश ही जाता है, परंतु ये वास्तव में मछली नहीं है। ये एक प्रकार के समुद्री जीव हैं जिन्हें इचिनोडर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है कांटेदार त्वचा। स्टारफिश के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए छोटे छोटे सक्शन कप होते हैं। जब वे इसको खाते हैं तो उनका पेट भोजन को पचाने के लिए उनके मुंह से बाहर निकलता है और जब वे खाना खत्म कर लेते हैं तो शरीर में वापस चला जाता है। स्टारफिश में दिमाग या खून नहीं होता। इसके बजाय वे फिल्टर किए गए समुद्री पानी से अपने लिए पोषक तत्व जुटाती है। स्टारफिश 35 साल तक जीवित रह सकती है। अब अगला सवाल, गूगल को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1 बैकअप, 2 याहू, 3 बिंग, 4 डक डक गो। इसका सही जवाब है बैकरब। 1996 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने अपने सर्च इंजन को बैकरब नाम दिया था क्योंकि यह सर्च इंजन बैकलिंक्स के आधार पर पेजों को रैंक करता था। 1997 में उन्होंने इसका नाम बदलकर गूगल रखा, जो कि गूगल शब्द से प्रेरित था, जिसका मतलब है एक के बाद 100 शून्य। अगला प्रश्न है कि नमकीन समुद्र में तैरते आइसबर्ग यानी हिमखंड का स्वाद कैसा होता है? 1 मीठा, 2 नमकीन, 3 कसेला, 4 खट्टा। उत्तर है मीठा। हिमखंड ग्लेशियरों या बर्फ की चादरों से टूटकर समुद्र में आते हैं और ये बर्फ मीठे पानी से बनती है, इसलिए हिमखंडों का स्वाद भी मीठा होता है। हालांकि कुछ मामलों में समुद्री नमक हिमखंडों के छिद्रों में प्रवेश कर इनकी सतह को खारा कर सकता है। हिमखंड का लगभग 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अब तक दर्ज सबसे बड़ा हिमखंड जमैका राष्ट्र के आकार का था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर था। एक और जानने योग्य तथ्य ये भी है कि समुद्र के पानी में औसतन 3.5% नमक होता है, इसलिए ये नमकीन हो जाता है। चलिए अब बताइए कि मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? 1 15 से 40, 2 100 से 120, 3 60 से 80 या 4 30 से 55। उत्तर है 60 से 80। मगरमच्छ के मुंह में 60 से 80 दांत होते हैं। ये दांत नुकीले और मजबूत होते हैं जो उन्हें शिकार को छीनने, पकड़ने और फाड़ने में मदद करते हैं। मगरमच्छ के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जबड़े होते हैं। मगरमच्छ अपने खोए हुए या क्षतिग्रस्त दांतों की जगह पुनः नए दांत उत्पन्न कर सकते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है जिनके मुंह में सबसे अधिक 100 से 110 तक दांत हो सकते हैं। दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा माना जाता है? 1 ईरान, 2 भारत, 3 वियतनाम, 4 मिस्र। उत्तर है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार ईरान यानी पर्शिया दुनिया का सबसे पुराना देश है। इसकी सभ्यता 3200 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। इसके बाद मिस्र, वियतनाम, आर्मेनिया और चीन आदि देशों को सबसे पुराने देशों की सूची में शामिल किया गया है। मिस्र और वियतनाम की सभ्यता भी क्रमशः 3150 व 2879 ईसा पूर्व से जुड़ी है। भारत का इतिहास 5000 साल पुराना माना गया है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे पुराने देशों की सूची में नहीं रखा गया।
इनमें सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है? 1. कौवा, 2. तोता, 3. कबूतर, 4. मुर्गी। सही जवाब है कौवा। कौवे अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं। कौवे अपनी समस्याओं के समाधान और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे उपकरणों को उपयोग करना भी जानते हैं। कौवे की कुछ प्रजातियां तो उपकरण बनाने तक में सक्षम होती हैं। वन्यजीव जीव वैज्ञानिकों के परीक्षण में ये सिद्ध हुआ है कि कौवे इंसानों की शक्ल भी पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मनों या अपने से बैर रखने वालों को पहचान कर भविष्य में उन पर हमला भी कर सकते हैं। कौन सा पौधा बिना मिट्टी के भी उग सकता है? 1. एलोवेरा, 2. मनी प्लांट, 3. गुलमोहर, 4. कमल। सही उत्तर जी हां, मनी प्लांट। कुछ पौधे बिना मिट्टी के भी उग सकते हैं, विशेष रूप से पानी में। इन पौधों को हाइड्रोपोनिक पौधों के रूप में जाना जाता है। मनी प्लांट भी उनमें शामिल है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई मूल का लता रूप में फैलने वाला पौधा है। इसकी खूबसूरत पत्तियां हृदय जैसी आकृति वाली होती हैं। ये पौधा न केवल आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि माना जाता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही सुख समृद्धि को बढ़ाने में भी इस पौधे को महत्वपूर्ण समझा जाता है। रामायण किस युग से संबंधित है? 1. त्रेता युग, 2. सत्ययुग, 3. द्वापर युग, 4. कलयुग। उत्तर है त्रेतायुग। त्रेतायुग हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 युगों में से दूसरा युग है। ये सतयुग के बाद और द्वापर युग से पहले आता है। त्रेतायुग को रजत युग भी कहा जाता है और यह माना जाता है कि इस युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे, वामन, परशुराम और श्री राम। त्रेतायुग की अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी। त्रेतायुग के बाद आए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब अगला प्रश्न, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? 1. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2. अपवर्तन, 3. परावर्तन, 4. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अपवर्तन। इसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में जब रोशनी अर्थात प्रकाश की किरणें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उनका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है, जिसे अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए चित्र में प्रकाश की किरणें हवा से पानी में जा रही हैं, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जिस बिंदु से माध्यम बदल रहा है, वहीं से किरणों का रास्ता भी थोड़ा सा बदल रहा है। इसी बदले हुए रास्ते की वजह से पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब हम पानी से भरी बाल्टी को ऊपर से देखते हैं, तो उसका तला हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये भी दरअसल अपवर्तन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष भी मुख्यतः अपवर्तन के कारण बनता है, हालांकि इसमें आंतरिक परावर्तन अर्थात इंटरनल रिफ्लेक्शन और विकिरण यानी डिस्पर्शन भी एक हिस्सा होते हैं। इस क्रिया में हवा में मौजूद पानी की बूंदें सघन माध्यम की भूमिका निभाती हैं। अब अगला सवाल, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? 1. गुरु अर्जुन देव, 2. गुरु तेग बहादुर, 3. गुरु गोविंद सिंह, 4. गुरु नानक देव जी। जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ूं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इन पंक्तियों से उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता को जाना जा सकता है। निडर एवं निर्भीक योद्धा होने के साथ ही साथ वे एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, महान लेखक, संगीत के पारखी भी थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। वे 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम गोविंद राय था, जो इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा रखा गया था। सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरुजी प्यारों के द्वारा अमृत चखने के बाद वे गुरु गोविंद सिंह कहलाए। अब बताइए कि क्यों चींटियां अक्सर रास्ता नहीं भटकती? आपके 4 ऑप्शंस हैं। 1. घर से दूर नहीं जाती, 2. बचपन से प्रशिक्षण, 3. रासायनिक संकेत, 4. ध्वनि द्वारा संकेत।
उत्तर है रासायनिक संकेत। चींटियां फेरोमोन नामक एक रसायन के निशान का अनुसरण करती हैं जो वह जाते हुए रास्ते में छोड़ती जाती है। यही निशान सूंघकर वो वापस अपने घर तक भी सरलता से पहुंच जाती है। जब कोई चींटी भोजन इत्यादि ढूंढ लेती है तो अन्य चींटियां इसी रसायन को सूंघते हुए एक लाइन में भोजन के स्रोत तक पहुंच जाती है। जब भोजन का स्रोत खत्म हो जाता है तो चींटियां फेरोमोन छोड़ना बंद कर देती हैं और वो रास्ता जल्द ही स्वयं समाप्त हो जाता है। इसके अलावा चींटियां रास्ते में आने वाली वस्तुओं जैसे कि पेड़, पत्थर या अन्य चींटियों के घोंसलों को याद रखती हैं और उनका उपयोग रास्ता ढूंढने में करती है। जीके बुक के अगले अंक की विशेष श्रृंखला 3 मिनट के क्रैश कोर्स में हम आपको बताएंगे कि क्यों चींटियों को कम मत आंकिए। जानेंगे कि क्यों इन्हें जीव जगत का टार्जन कहते हैं। सच तो ये है कि चींटी की गिनती प्रकृति के सबसे मजबूत जीवों में होती है, जहां ये विशालकाय हाथी को भी मात देती दिखती है। कैसे? अगले एपिसोड में हम आपको सब कुछ बताएंगे। विस्तार से जानेंगे कि क्या चींटियों में दिमाग होता है, चींटियों को मीठा खाना क्यों पसंद होता है, और आपको ये भी बताएंगे कि चींटियों को मारना क्यों नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले इस बेहद रोचक अंक की जानकारी भी फौरन ही मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के किस देश के संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? 1. कनाडा, 2. लंदन, 3. अमेरिका, 4. फ्रांस। सही उत्तर है लंदन। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया था। सितंबर 17, 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक रेयर या कम चर्चित तथ्य। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आसीन होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। इससे पहले इस पद पर विराजे सभी महानुभाव 1947 अर्थात आजादी से पहले जन्मे थे। अब बात खेलों की। ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था? 1. पी.वी. सिंधु, 2. साइना नेहवाल, 3. श्रीकांत किदाम्बी, 4. प्रकाश पादुकोण। उत्तर है साइना नेहवाल। वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद पी.वी. सिंधु ने रियो 2016 में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर अगले 2 खेलों में इस रुझान को जीवित रखा। इसके साथ ही पी.वी. सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको आज का क्विज रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।